अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान और मैं आप लोगों का फ़िज़िक्स टेस्ट मेकर भी हूँ और डिस्कशन वीडियोस भी बनाऊँगा। एंड आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग सारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स और एक्स्ट्रा पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को दूंगा, क्योंकि मैं इसी फेज से गुज़र चुका हूँ। आप लोगों के फेज से तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट मेंटेलिटी का पता है, वीक पॉइंट्स उनके पता है, तो वो सारे मैं हाईलाइट करूँगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स बहुत मैं बताऊँगा आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आई एम गिविंग माई बेस्ट। और ऑल्दो आई एम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट जी की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने एम डी कैट के बहुत से टेस्ट दिए, आपके मेंटोर हयान के साथ ही दिए। हमारा एफ एस सी का फेज़ और स्कूल का सारा फेज़ एक साथ ही गुजरा है, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं। आज की ये वाली वीडियो ज़रा स्लो होगी और डिटेल्ड होगी, और विद टाइम मेरी भी स्पीड इंक्रीज़ होगी और आप लोगों की पिकिंग पावर भी इंक्रीज़ होगी। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ए इज इक्वल टू, दो वेक्टर्स हमें गिवन है। हमेशा कोई भी सवाल होना, स्टेटमेंट के साथ साथ डेटा लिखना शुरू कर दिया करें आप लोग। ए जो है आई है और बी है √3/2i + 1/2j, √3/2i + 1/2j। और कहे इन दोनों के बीच में एंगल क्या है। तो आप लोग सोचे यार, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे हम फाइंड करते हैं। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद आएगा, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में जो साइन थीटा और कॉस थीटा होता है ना, वो उन ए बी के बीच का एंगल ही होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इधर भी थीटा ए बी के बीच का एंगल है। और ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इधर भी थीटा जो है ए बी के बीच का एंगल है। तो चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे लिए मुश्किल होता है, हम डॉट यूज करते हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए डॉट बी फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, और फिर कॉस थीटा की मदद से एंगल इन दोनों के बीच का आपके पास आ जाएगा। और तो ए डॉट बी कैसे फाइंड करते हैं, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के साथ, के को के के साथ। इधर भी के जीरो है, इधर भी के जीरो है, इधर जे जीरो है, इधर जे 1/2 है। तो जीरो जीरो ज़ार जीरो, जीरो 1/2 ज़ार जीरो। तो सिर्फ आई की मल्टीप्लीकेशन से आंसर आएगा। इधर आई की वैल्यू क्या है, 1 है। इधर आई की वैल्यू क्या है, √3/2। 1 मल्टीप्लाई √3/2, √3/2। तो ए डॉट बी की वैल्यू आई है ये। अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आई की वैल्यू का स्क्वायर प्लस जे की वैल्यू का स्क्वायर प्लस के की वैल्यू का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ए के लिए पहले फाइंड करते हैं, आई की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर, जे की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर, के की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर ये कर जाएगा 1। ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। बी मैग्नीट्यूड क्या है, √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये 3/4 हो जाएगा प्लस 1/4। डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 1 4/4, और 4/4 से 1 आता है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड है 1। तो इधर 1 cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। cos किस एंगल पे √3/2 देता है, ये तो आप लोगों ने याद करने हैं। साइन और cos की ये बेसिक एंगल 0, 30, 45, 60 और 90, ये आप लोगों ने याद करने हैं। और बहुत आसान है, आप लोग एक दो दफ़ा देखेंगे याद हो जाएंगे आप लोगों को। तो cos किस एंगल पे √3/2 देता है, cos देता है 30 पे √3/2, और 30 बराबर है π/6 के। पाई 180 डिग्री होती है, तो π/6 के। 6 1 6, 6 3 18। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट। एंगल क्या होगा कि क्या एंगल होगा कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी तो दोनों में सेम है, तो दोनों कर देंगे।
तो हमने सिर्फ ये देखना है कि कॉस थीटा और साइन थीटा किस एंगल पे इक्वल होते हैं, 45 पे। सिंपल। थर्ड है फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड ए इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये एक बॉडी है, उस पर फोर्स ए एक्ट कर रही है। Another force of same magnitude is applied on the same body. Which of the following cannot be the resultant of the force of their vector sum? तो दूसरी फोर्स भी एक्ट करती है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ये भी ए है वो भी ए है, लेकिन उसका हमें डायरेक्शन नहीं पता। वो किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर सकती है, बिल्कुल ऑपोजिट से भी आ सकती है, साइड से भी आ सकती है, बिल्कुल उसके ऊपर से भी आ सकती है। तो हम इस केस में ये करते हैं ना कि जो मैक्सिमम उसकी दूसरी फोर्स के आने के बाद जो मैक्सिमम पॉसिबल वेक्टर सम है और जो मिनिमम पॉसिबल वेक्टर सम है उनकी रेंज में देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में सारे एंगल्स पॉसिबल है और इसके इस रेंज के बाहर कोई पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम तब आ सकती है इनका वेक्टर सम जब दूसरी फोर्स बिल्कुल इसको सपोर्ट करे और 0 डिग्री एंगल के साथ जाए, मतलब एंगल 0 होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे वेक्टर सम में, जो कि 2a के बराबर आएगा। और मिनिमम पॉसिबल वेक्टर सम कब आएगा, जब बिल्कुल अपोजिट से वो फोर्स आ रही हो। मैं इधर से लगा रहा हूँ, मेरे जितना ताकतवर बंदा अपोजिट से लगा रहा है, तो फिर क्या आएगा, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो आंसर होगा 0 to 2a के बीच में, और 2.1a इसका सही आंसर है क्योंकि वो इस रेंज से बाहर है। अगला सवाल है y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज, वेक्टर है उसका y कंपोनेंट इज, साथ साथ मैं लिख रहा हूँ, is under root 3 times of x component, is under root 3 times of x component. The angle which vector makes with x axis is, तो इधर हमें अब एंगल चाहिए, तो वी वाई वी एक्स का मैं क्या करूँ, मुझे तो एंगल चाहिए। तो मुझे पता है कि यार वी वाई और वी एक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल हम लिख सकते हैं। क्या कैसे लिख सकते हैं, वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा और वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, और इधर जो थीटा है दोनों में साइन कॉस सिर्फ रेशोज है, इधर थीटा जो है वो सेम है और वो जो है इस v का एंगल है विद एक्स एक्सिस, क्योंकि स्टैंडर्ड हम हमेशा एंगल जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि थीटा अननोन है तो थीटा वाली वैल्यूज आप एक तरफ कर लेते हैं। हमेशा मैथ्स में न्यूमेरिकल में अननोन को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो कॉस को उधर ले लेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3v बाई वी कट जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। थीटा किस टेंजेंट किस एंगल पे अंडर रूट 3 देता है, टेंजेंट देता है 60 पे अंडर रूट 3। और इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप लोगों ने टेंजेंट याद नहीं करना, आप लोगों ने साइन कॉस याद कर लिया है, आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि साइन का न्यूमरेटर किस एंगल पे अंडर रूट 3 देता है। तो साइन सिर्फ 60 पे अंडर रूट 3 देता है, साइन क्या देता है, अंडर रूट 3 बाई 2 60 पे, और मैंने कहा न्यूमरेटर, तो साइन किस एंगल पे न्यूमरेटर में अंडर रूट 3 देता है, 60 पे। तो आप लोगों ने वो चेक करना है, और क्रॉस चेक के लिए सिर्फ ये भी चेक कर लेना है कि कॉस का भी न्यूमरेटर उसी एंगल पे 1 दे रहा है यानी जो इसके नीचे है। तो ऐसे आप लोग सिर्फ साइन कॉस याद कर लेंगे, टेंजेंट खुद ही हो जाएगा। अगला सवाल है, द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेस हुज वेक्टर सम इज 0। मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेस हुज वेक्टर सम इज 0। तो जब इक्वल फोर्स है तो एक वी और आ जाए और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो वो सम 0 हो जाएगा। मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो कितने लोग जो है जो मेरे जितने ताकतवर है, कितने बंदे और चाहिए होंगे जो मेरे जितने ताकतवर है और वो मेरी फोर्स को बिल्कुल बैलेंस कर ले। तो एक ही बंदा आ जाए, मैं इधर से लगा रहा हूँ, वो बिल्कुल अपोजिट लगाए और एक ही बंदा जो है मेरी फोर्स को बैलेंस कर लेगा। अच्छा, इसमें ये भी सवाल आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस हुज वेक्टर सम इज 0। तो मतलब मुझसे कम ताकतवर या मुझसे ज़्यादा ताकतवर बंदे कितने चाहिए होंगे कि हमारी फोर्सेस का सम 0 हो जाए। तो वो फिर एक नहीं हो सकता, वो
एक और नहीं हो सकता, वो दो और होंगे, और एक मैं तो वैसे भी हूँ, तो फिर उसका आंसर होगा 3। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज वेक्टर सम इज 0 इज 3, और इक्वल फोर्सेज के लिए 2, क्योंकि मेरे जितने ताकतवर नहीं है ना, तो वो उधर से फोर्स लगाएगा, तो फॉर एग्जांपल कम ताकतवर है तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा, तो फिर एक और भी बंदा चाहिए होगा कि वो उस तरफ से फोर्स लगाए कि हमारा वेक्टर सम 0 हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव बिकॉज ऑफ, इसका आंसर है डायरेक्शन क्यू। अच्छा, पहली तो एंटी कम्यूटेटिव का मतलब सीख ले। कम्यूटेटिव आप लोगों ने सुना है ना कि ए बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव है। या हम ओरिएंटेशन बदल ले तो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, ये कम्यूटेटिव है बिल्कुल। अब अगर ये कम्यूटेटिव ना हो तो क्या ये एंटी कम्यूटेटिव है? नहीं, ये कम्यूटेटिव ना हो, इस प्रॉपर्टी को होल्ड ना करता, तो हम कहते हैं इट इज नॉट कम्यूटेटिव। लेकिन अगर ये ऐसे हो तब हम कहते हैं ये एंटी कम्यूटेटिव है, कि मतलब ओरिएंटेशन आपने बदल ली तो मैग्नीट्यूड सेम रहा लेकिन नेगेटिव में चला गया, साइन चेंज हो गया, तो ये इसका मतलब है एंटी कम्यूटेटिव। तो क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस क्यू आता है, उसकी वजह है डायरेक्शन। इन दो वेक्टर है ए और बी, इनको आप मल्टीप्लाई करें क्रॉस प्रोडक्ट से, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, लेकिन साइन चेंज होगा। वो साइन चेंज रिप्रेजेंट करेगा कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। हमेशा फिजिक्स में साइन, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि, इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो वो डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों है वो हम देखते हैं, वो हमें बताता है राइट हैंड रूल। क्रॉस प्रोडक्ट की इन दो वेक्टर्स की आपको डायरेक्शन चाहिए, तो आप हमेशा राइट हैंड रूल यूज करेंगे वेक्टर्स में। अब ये देखें, राइट हैंड रूल ये बताता है कि आपने आपकी फिंगर्स पहले वेक्टर के अलोंग स्प्रेड करनी है, ऐसे, ये पहला वेक्टर है मैंने स्प्रेड कर ली, और दूसरे वेक्टर की तरफ जो है अपनी उंगलियों को कर्व कर लेना है ऐसे। तो जो थंब होगा वो टुवर्ड्स इनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है ना, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ए क्रॉस बी हमने किया, ए क्रॉस बी हमने किया, तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी टुवर्ड्स द कैमरा। इधर देखिए, इधर ऐसे मैं नहीं कर सकता कि मैं उंगलियां पीछे की तरफ मोड़ ही नहीं सकता, इधर मुझे ऐसे करना होगा। टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर मैंने स्प्रेड कर ली उंगलियां, दूसरे की तरफ अब मैंने कर्व करनी है ऐसे, तो थंब मेरा इन टू द बोर्ड है ऑपोजिट। उसमें जो है ए क्रॉस बी हमने किया तो इस तरफ की डायरेक्शन, बी क्रॉस ए हमने किया बिल्कुल ऑपोजिट होगी डायरेक्शन। तो और यहाँ से भी आप पकड़ के करें, दोनों से इक्वल होगा। राइट हैंड रूल यहाँ पे आप रखिए, फिर उस तरफ कर्व करे, वहां पे रखिए, इस तरफ कर्व करे, दोनों में सेम आता है। पहले में डायरेक्शन इस तरफ आएगी, दूसरी में डायरेक्शन उस तरफ आएगी, तो मतलब बिल्कुल डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन ऑपोजिट वजह है उधर नेगेटिव साइन की। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी आप करें, आपको अगर 6 मिलेगा, बी क्रॉस ए आप करेंगे आपको -6 मिलेगा, वो होता है डायरेक्शन की वजह। नेक्स्ट सवाल है कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज AXI और AYJ, तो पॉसिबल एंगल विद एक्स एक्सिस क्या है? इसमें दो सिंपल बातें हैं, मैंने आपको PDF फाइल में आप लोगों को मिला भी होगा, जो डिस्कशन वाली फाइल है, आंसर सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन वाली जो फाइल है। एक तो आप लोगों को इसमें सिर्फ दो लॉजिकल पॉइंट्स थे। एक तो आप लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ तक 0 to 90 एंगल होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 90 to 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक 180 to 270 होता है, और यहाँ से यहाँ तक 270 to 360 होता है। ये तो आप लोगों को पता है। एक और पॉइंट जो आप लोगों ने याद करना है वो ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो आप लोगों ने सिर्फ ये चेक करना है कि इधर एक्स वाई की क्या सिचुएशन है और उसके मुताबिक उस क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल पॉसिबल होगा और वो आंसर होगा। तो इधर आपने जब चेक किया तो इधर आपको पता चला एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और सॉरी ये नेगेटिव है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। और y जो है नेगेटिव है तो y नेगेटिव है। तो आप लोगों ने देखा कि यार ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव, मतलब एंगल 270 से 360 के बीच में होगा विद x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। तो 270 और 360 के बीच में है ऑप्शन डी 359, तो वो आंसर है। अच्छा, इसमें ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, मतलब आप लोगों को वैल्यूज गिवन हो, ए इज इक्वल टू 1i प्लस √3j जे। तो अब j तो आप लोगों को पता है अलोंग y एक्सिस है, ये अलोंग x एक्सिस है, मतलब ये y कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है। तो आप लोगों ने ऐसे सवाल ऐसे करने हैं कि एंगल होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स और थीटा होता है tan इनवर्स y बाय एक्स। y की वैल्यू है √3 और x की 1, तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो टेंजेंट किस पे √3 देता है, तो आपने जाना है वही वाला सवाल। साइन किस पे √3 देता है, 60 पे साइन का न्यूमरेटर। और कॉस का न्यूमरेटर किस पे क्या 60 पे कॉस का न्यूमरेटर 1 देता है, हाँ, तो मतलब 60 आंसर है। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है कि इसका अलोंग एक्स एक्सिस इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो आप लोग 60 उसमें आंसर होगा। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट फॉर वेक्टर ए विच वन इज करेक्ट। अच्छा, आप लोगों के पास ऑप्शन है ए क्रॉस ए, मैं एरो नहीं डालता, अंडरस्टूड है। ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। अच्छा, कॉमन सेंस यूज करते हैं। ए एक वेक्टर है, उसको हमने 2 दफा यूज किया, तो 2 दफा यूज करना किया है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो सेम ही होगी। ए इधर भी वही ए है, उधर भी वही ए है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की सेम है, मतलब ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इन तीनों की ए क्रॉस ए की वैल्यू तो यही है ना, ए साइन थीटा। तो जब दोनों वेक्टर्स सेम है, सेम वेक्टर्स का मतलब है कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम है मतलब इनके बीच में एंगल है, ये ए है और उसी के ऊपर दूसरा ए है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0। तो ए साइन 0, साइन 0 किसके बराबर है, 0 के, ए मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो इधर आंसर ये वाला करेक्ट है। अब अगर इधर डॉट प्रोडक्ट होता तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका आंसर होता। क्यों, क्योंकि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, 0, कॉस 0 बराबर है 1 के, ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सिंपल। तो फिर ये वाला आंसर होता है डॉट प्रोडक्ट के केस में। विच इज 0 इन अ क्लोज्ड पाथ। डिस्टेंस तो नहीं हो सकता 0, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता जब तक आपने बिल्कुल ट्रेवलिंग की ना हो। डिस्प्लेसमेंट क्लोज पाथ में 0 होता है, आप लोगों को पता है। यहाँ से मैंने शुरू किया, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पे वापस उधर ही आया हो, डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों, ये डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। इधर फाइनल पॉइंट भी ये है, इनिशियल पॉइंट भी ये है, तो इसी से यही माइनस करो तो 0 आता है, कुछ भी नहीं आता। तो डिस्प्लेसमेंट इधर 0 है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है, अगर सिर्फ यहाँ तक जाना होता तो हम कहते यार टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। फुल इधर तक हमने बोला क्लोज पाथ में, मतलब वापस क्लोज हो गया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई।
तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 है। लेकिन अगर इधर ऑप्शन में सिर्फ वेलोसिटी होता ना तो फिर बोथ ऑप्शन ठीक ना होता, मतलब बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 इन क्लोज पाथ, फिर ये ठीक ना होता। क्योंकि जो सिंपल हम वेलोसिटी यूज करते हैं वो इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में हम यूज करते हैं। तो इधर ऑप्शन में एवरेज वेलोसिटी है जो कि फुल नेट डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो एवरेज वेलोसिटी इधर 0 है क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है और नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय जितना भी टाइम हो आंसर 0 आएगा। इधर सिर्फ वेलोसिटी होती तो इधर वेलोसिटी 0 नहीं है, इधर ये मूवमेंट कर रहा है क्लोज पाथ के दौरान, तो वेलोसिटी है, यहाँ पे भी होगी यहाँ पे भी, क्योंकि मूवमेंट हो रही है वेलोसिटी होगी तब भी, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग द इंटरवल ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर 0 नहीं होगी। लेकिन जब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी जो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी डील करती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डील नहीं करती टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो तब जो है ये बोथ वाला ऑप्शन ठीक होगा अगर एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस के केस में नहीं होगा। If a displacement time graph is a straight line making an angle of 30 degree with time axis, object is moving with slope constant है। अच्छा ये तो ग्राफ की कुछ बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ग्राफ का जो एरिया होता है वो x और y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें आप, तो जो इससे आंसर आएगा वो ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट करता है। और ग्राफ का जो स्लोप होता है वो y बाई एक्स से जो आंसर आए वो ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो इधर डिस्प्लेसमेंट टाइम तो आपको पता है हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस होता है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस होगी। तो इफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अच्छा इधर ग्राफ की बात हुई है तो मतलब ग्राफ से मुराद स्लोप है ये चीज। तो डिस्प्लेसमेंट स्लोप है तो ये वाला फॉर्मूला, एरिया अगर गिवन हो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपने दोनों मल्टीप्लाई करने हैं। अगर पूछे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है या ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये है। तो इधर y क्या है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, x क्या है t, s बाई टी क्या होता है वेलोसिटी है। तो अगर ये बोला है कि इधर स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप क्या देता है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इंग्लिश वाले टर्म्स आप लोग यूज करने हैं। ग्राफ इज नॉट चेंजिंग एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ इज अ स्ट्रेट लाइन चेंज नहीं होती और 30 डिग्री पे है। तो जब स्ट्रेट लाइन है चेंज नहीं हो रही, ग्राफ चेंज नहीं हो रहा, स्लोप चेंज नहीं हो रहा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये एंगल जो है 45 होता, 60 होता, 90 होता, कुछ भी होता, लेकिन वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म ही होती। 90 के बगैर 1 to 89 होता, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती, क्योंकि अगर बिल्कुल ऊपर हो फिर तो टाइम गुजर ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हो रही है, बिल्कुल नीचे हो तो टाइम गुजर है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही, वो तो एक्सेप्शनल केसेस है। 1 to 89 अगर हो और स्ट्रेट लाइन हो तो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चेंज नहीं हो रही और वो स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका स्लोप, तो वो स्लोप ही चेंज नहीं हो रहा मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर बीइंग शॉट डाउन बाय पीएएफ, अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग भी हुई थी तो मैंने कहा जरा एक रिलेटेबल क्वेश्चन बना लेते हैं कि पीएफ के शॉट करने से पहले एन इंडियन रिफाइल एक्सीलरेट्स वेरिएबली ड्यू टू पायलट्स इनएफिशिएंसी विद द फॉलोइंग एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने पहले भी बोला था आप लोगों ने डेटा अपने साथ साथ लिखना है और डीकोड करके लिखना है। अगर स्टेटमेंट में गिवन है डीकोड करना है, नॉर्मली गिवन है साथ साथ लिखना है। सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, सिर्फ पढ़ने में बहुत कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट्स आते हैं, आप लोग सॉल्व करना शुरू किया फिर क्वेश्चन को। तो इधर है
accelerates variably with following average velocity 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड, सही है। फिर है 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 3 सेकेंड और 65 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। तो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या है? ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है? 10 सेकेंड, तो ये तो आपको पता चल गया 10 सेकेंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो अब आप लोग देखिए, हमारे पास वेलोसिटी है और टाइम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इन तीनों का कोई रिलेशन है जिससे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ले? बिल्कुल है। v इज इक्वल टू एस बाई टी, एस इज इक्वल टू वी टी। v गिवन है, t गिवन है, इसके लिए s फाइंड करे, इसके लिए s फाइंड करे, इसके लिए s फाइंड करे, उस पीडीएफ फाइल में आप लोगों को मिल जाएगा। उससे आएगा 465, 43 4 3 12, 0 ऐड कर ले 120, 10 2 20 और 140 हो गया। 65 5 6 5 30 और 60 है तो 0 300 और 5 5 25, 300 प्लस 25 325, 325 प्लस 140, 20 इसके साथ और 120 इसके साथ 140, 325 तो 465 आ जाएगा और 10 पे डिवाइड करेंगे 46.5। जब भी 10 100 इन पे डिवाइड होता है ना, तो जितने जीरो होते हैं उतनी दफा पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mass accelerates non-uniformly. Which of the following is definitely true about the net force acting on the body? अच्छा, सबसे पहले तो ये देख ले कि एक्सेलरेशन हो रही है, सही है। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ का निचोड़ क्या है? उसका निचोड़ ये है, फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों का, कि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो और ऑप्शन में सारा फोर्स ही गिवन है, मतलब ये आपको पता चल गया कि ये फोर्स किस टाइप की लग रही है, इसका क्वेश्चन है ये, किस टाइप की फोर्स लग रही है। तो which of the following is definitely, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, definitely true about the net force acting on the body। अच्छा, एक्सेलरेशन तो हो रही है बिल्कुल, लेकिन एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्मली हो रही है। तो मतलब अगर एक फोर्स होगी ना, एक फोर्स ये अगर कांस्टेंट होगी, c कांस्टेंट, तो a भी कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर f वेरिएबल, जब कॉज वेरिएबल होगा तो इफेक्ट भी वेरिएबल होगा। इधर कॉज कांस्टेंट है, इफेक्ट भी कांस्टेंट है, कॉज वेरिएबल है, इफेक्ट भी वेरिएबल है। तो ऑप्शन में आप लोग देखिए, क्वेश्चन में एक्सेलरेट नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब फोर्स भी नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो ऑप्शन में देखिए, नेट फोर्स इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो, नहीं कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज होगी फोर्स। नेट फोर्स इज जीरो, नहीं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, जीरो कैसे? नेट फोर्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम, तो फोर्स इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, मतलब वेरिएबल है, मतलब थर्ड ऑप्शन ठीक है, सी। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि अब ये जो नेक्स्ट सवाल है ना, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन से रिलेटेड आ गया, न्यूमेरिकल है। तो ऐसे सवालों के लिए ना मैं हमेशा आप लोगों को, मैंने भी हमेशा यही स्टेप अपनाया और मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि ऐसे सवालों के लिए हम पहले से अपने सामने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया करें, ताकि आपको पता चले स्टेटमेंट पढ़ते हुए कि यार मैंने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है और उसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप स्टेटमेंट, अभी मैंने तीनों लिख लिया अपने सामने, अब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और स्टेटमेंट भी मैं लिखूंगा, डी कोड करूंगा उस स्टेटमेंट को, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट एक्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑन प्लैनेट एक्स के लिए एक एक्स सब्सक्रिप्ट में लिख लेते हैं। तो g ऑफ x इज इक्वल टू
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट एक्स इज 1/4 ऑफ अर्थ, 1/4 ऑफ अर्थ। इधर मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि नॉर्मल जी हम अर्थ के लिए यूज करते हैं। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू g/4, g of x is equal to g/4 where g is acceleration due to gravity on earth 9.8। न्यूमेरिकल्स के लिए हम 10 यूज करते हैं आसानी के लिए। अच्छा, अब आ गया है इट टेक्स टाइम t। अब आप लोगों ने जब ऐसे मोशन वाले सवाल पढ़ते हैं ना, तो आप लोग अपने साथ डेटा भी लिख लिया करें, चाहे गिवन हो या ना हो, सिर्फ वो लिखा करे जो यूज होना है स्टेटमेंट में। तो अब इधर क्वेश्चन में है पहली लाइन तो हमने लिख लिया अपने पास, ये पहली लाइन है, उसको डिकोड कर लिया। अब दूसरा स्टेटमेंट है ऑन अर्थ इट टेक्स टाइम t फॉर अ स्टोन टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, टू फॉल फ्रॉम रेस्ट। इट टेक्स टाइम t for a stone to fall from rest through a distance of 1.6 millimeter। अच्छा, यूनिट्स का भी हमेशा ख्याल रखना है, मिलीमीटर हो उसी वक्त कन्वर्ट कर लिया करें, डिवाइडेड बाय 1000 से। अच्छा, व्हाट इज द टाइम टेकन टी तो यूज होने वाला है। आप लोगों ने सिर्फ वो चीजें लिखनी है जो यूज होने वाली है, और जिनकी वैल्यूज गिवन है उनके साथ इज इक्वल टू के बाद वैल्यूज भी लिख लेंगे। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम डिस्टेंस ऑन प्लैनेट एक्स। अच्छा, ये भी आप लोगों को बहुत टेक्निकल एमसीक्यूज में बता रहा हूं, लेकिन ऐसा आता नहीं है कि रेस्ट गिवन हो अर्थ के लिए, दूसरे के लिए रेस्ट गिवन ना हो। लेकिन ये सॉल्व करना मतलब मुझे नहीं लगता ये आएगा। इंजीनियरिंग वालों के लिए ऐसा आ सकता है, मेडिकल वालों के लिए मुझे नहीं लगता। लेकिन उसे छोड़े, इसी क्वेश्चन पे फोकस करें। तो आप लोगों के पास ये चीजें आ गई है। अब आपने इसकी बुनियाद पे डिसाइड करना है मैंने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। तो टी गिवन है तो मैं ये वाली तो यूज नहीं कर सकता, एस गिवन है तो मैं ये वाली भी यूज नहीं कर सकता। तो मैंने कौन सी यूज करनी है, मैंने ये यूज करनी है। और वी आई 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो एस इज इक्वल टू 1/2, ए इधर होगा जी टी स्क्वेयर। तो हमने ये इक्वेशन अब यूज करनी है। तो जब भी आपको ऐसा कोई मोशन वाला सवाल आए, आपने अपने पास सारी चीजें लिखनी है जो स्टेटमेंट में यूज हो रही है। टी की वैल्यू नहीं गिवन लेकिन यूज हो रही है, मैंने लिखा है। वी की वैल्यू नहीं गिवन लेकिन ये लिखा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो मैंने वी आई लिख लिया है, 0 वैल्यू भी लिख ली है। एस की वैल्यू गिवन है, वो भी मैंने लिख ली है, सिर्फ एक वैल्यू गिवन थी बाकायदा, और स्टेटमेंट से मैंने बाकी 2 वैल्यू निकाली। तो ये गिवन है। अब इसकी बुनियाद में मैंने देखा यार कौन सी इक्वेशन मैं यूज करूंगा, ये तो नहीं हो सकती क्योंकि क्या नहीं गिवन, टी गिवन है और इधर टी यूज नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं यूज कर सकता, क्योंकि एस गिवन है, इधर एस यूज नहीं हो रहा, तो मैंने ये वाली यूज करनी है। अच्छा, वी आई 0 है, वी आई 0 पुट करो तो और भी शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। और इधर ए यूज नहीं होगा क्योंकि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी ऑफ एक्स भी हमने इन टर्म्स ऑफ जी रिप्रेजेंट किया है। तो ये अर्थ के लिए है। अच्छा, हमने जी की क्वेश्चन में व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम की बात हो रही है, तो रिक्वायर क्या है, एक्स इधर क्या है, अननोन इधर क्या है, टी है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, 2s, जी डिवाइड हो जाएगा बाई जी, दोनों तरफ अंडर रूट, तो t इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया। तो अर्थ के लिए तो ये हो गया। अब प्लैनेट एक्स की बात करें तो प्लैनेट एक्स में ये होगा t ऑफ x 2s बाय g/4, सही है। तो जब सेकंड डिवाइड होता है तो वो सबसे ऊपर चला जाता है, आप लोगों को पता होगा। या इसको आप अगर और भी आसानी से समझना चाहते हैं तो डिवाइड की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं ना, g/4, सही है। तो 2s मल्टीप्लाई बाय 4/g हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/g हो जाता है।
ये चेंज हो जाते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो 4 को अलग कर ले और 2s/g को अलग कर ले। मल्टीप्लाई में तो आप लिख सकते हो, एडिशन में आप नहीं कर सकते इस तरह। तो ये हो गया। Tx इज इक्वल टू 2s/g, तो अर्थ वाला है, सही है। तो इसकी जगह मैं t लिख सकता हूँ ना। जब मल्टीप्लिकेशन टर्म्स हो ना, तो आप अंडर रूट को अलग अलग टर्म्स में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल √4 मल्टीप्लाई बाय √2s/g ऐसे, और tx इज इक्वल टू √4 मल्टीप्लाई बाय t। तो इधर है कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, फोर्थ वाला √4t। अच्छा, ऑप्शन में ये भी हो सकता है tx इज इक्वल टू 2t। √4 किसके बराबर है, 2 के। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज दैट द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो ग्राफ का तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था कि ग्राफ जो होता है ना, उस लाइन को ही हम ग्राफ कह रहे होते हैं कि कौन सा ग्राफ ये शो करता है, कौन सा ग्राफ ये शो करता है। तो उस ग्राफ से मुराद वो लाइन होती है, यहाँ पे कैसी लाइन है, कर्व है ये, और वो इन्फो क्या दे रही है, कर्व लाइन क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, स्ट्रेट लाइन क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। तो इधर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज वेरिएबल एक्सेलरेशन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ग्राफ क्या शो करेगा, वही जो स्लोप शो करेगा, क्या, y/x s/t, और ये होती है वेलोसिटी। तो ये जो लाइन है ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी। तो अब आप लोगों ने ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है अ स्ट्रेट लाइन। क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्ट्रेट लाइन वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो करती है? नहीं, एक्सेलरेशन तब आएगी जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। जब लाइन स्ट्रेट है मतलब स्लोप स्ट्रेट है, मतलब वेलोसिटी स्ट्रेट है, चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन कहाँ से आएगी? सेकेंड ऑप्शन, अ कर्व्ड लाइन बेंडिंग अपवर्ड। अ कर्व्ड लाइन बेंडिंग अपवर्ड। अब एक्सेलरेशन तो है, क्योंकि जब लाइन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी, क्योंकि ये लाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन ये कह रहे हैं बेंडिंग अपवर्ड, एक की तरफ बेंड हो रही है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही हो। और जो थर्ड ऑप्शन है, कर्व लाइन बेंडिंग डाउनवर्ड, या a curve that becomes less steep with time। a curved line bending downward का भी यही मतलब है, और इसका भी यही मतलब है कि a curve that becomes less steep with time। स्टीपनेस क्या होती है, ये ज्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है। स्टीपनेस का तो मतलब पता है ना, हम कहते हैं पहाड़ बहुत स्टीप है, जो बिल्कुल सीधे खड़े होते हुए होते हैं पहाड़। तो इसमें भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये टाइम के साथ यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो, पॉसिबिलिटी है। हाँ, इधर वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकती है, लेकिन हम हमेशा परफेक्ट ऑप्शन के पास जाते हैं। क्या कोई परफेक्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है या नहीं? बिल्कुल है। फोर्थ ऑप्शन अगर आप लोग देखिए, कर्व दैट चेंजेस शेप इरेगुलरली। दैट चेंजेस शेप रेगुलरली मतलब रेगुलर इंटरवल पे वो चेंज कर रहा है शेप, रेगुलरली वो चेंज कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला, अ कार इंक्रीजेस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, दिस मीन्स कार इज मूविंग विद। तो जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म कैसे हो सकती है? तो या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी या वेरिएबल एक्सेलरेशन। और जब स्टेटमेंट में गिवन है कि हर सेकंड में सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है हर सेकंड में, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन भी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या हर सेकंड में डिफरेंट चेंज हो वेलोसिटी में। तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 16 नंबर,
कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इनिशियली एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। साथ साथ डेटा लिखेंगे, डिकोड करेंगे अपने क्वेश्चन को। मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टूडेंट हूँ, तो मैं डिकोडिंग यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारा वो कोड कर रहे होते हैं और डिकोड। तो दिस मीन्स कार इज मूविंग, नहीं, कंसिडर प्रोजेक्टाइल थ्रोन इनिशियल एट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ वी आई, ये है एंगल ऑफ 76। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोग क्वेश्चन लंबा स्टेटमेंट होता है, डिकोड कर रहे होते हो, लेकिन आखिर में जो रिक्वायर होता है या जिस बारे में सवाल होता है वो बिल्कुल लॉजिकल सिंपल चीज़ होती है और आप डायरेक्ट आंसर लिख लेते हो, लेकिन उसके लिए पूरा लंबा क्वेश्चन उन्होंने दिया होता है। तो ये इनकी ही ट्रिक्स होती है एमटीकैट वालों की कि वो लंबा स्टेटमेंट देते हैं और रिक्वायर बीच में बहुत आसान चीज़ होती है। तो आप लोगों ने इस पे नहीं जाना, आप लोगों ने हर सवाल को शुरू से फोकस से पढ़ना है और साथ साथ डिकोड करना है, साथ साथ वैल्यूज़ लिखनी है, साथ साथ सब कुछ नोट करना है, क्योंकि हो सकता है वो कम्प्लेक्स सवाल बन जाए। तो कम्प्लेक्स सवाल बना तो आप लोगों ने सारी वैल्यूज साथ साथ लिखी होगी, समझा होगा, तो आप लोगों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और टाइम आपका बचेगा। और एमटीकैट में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंसिडर प्रोजेक्टाइल थ्रोन इनिशियली एट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 76। When it reaches the highest point of its trajectory, the angle between velocity and acceleration is, अब इसमें यही हुआ है, इन दोनों की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये जब मांगा है एंगल, वो भी किसके दरमियान, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो कि जी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उनके बीच का एंगल मांगा है। तो वो आप लोग, वो मैंने लिखा भी है पेज 104 पे, आप लोगों को मिल जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी होती ही नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और वो बिल्कुल टुवर्ड्स राइट होती है। तो टुवर्ड्स राइट वेलोसिटी की डायरेक्शन है और हमेशा नीचे ही होगी जी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की। तो इन दोनों के बीच में एंगल है 90। अगला क्वेश्चन है, a force acts on a body that is free to move. We know that magnitude and direction of force and mass of the body. Newton's second law of motion help us to understand body. बिल्कुल, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स और मास गिवन है, A इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो वो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने में मदद देता है। स्पीड और वेलोसिटी गलत है, क्योंकि अगरचे आपके पास एक्सेलरेशन आ भी जाए, आप उससे वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास टाइम भी होता ना, तो हम कह देते, उन्होंने स्टेटमेंट में गिवन दिया होता कि टाइम भी हमें पता है, तो हम ये कह देते कि यार हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, और फिर उस एक्सेलरेशन की मदद से वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम फिर बोथ ए एंड बी भी कर लेते, लेकिन इधर टाइम नहीं है तो हम सिर्फ एक्सेलरेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि अ मैन इज अ कार इज मूविंग with a velocity, बहुत ही फजूल कार है आई नो, लेकिन is moving with a velocity of 26 किलोमीटर पर आवर। सही है, ये तो मैंने वैसे बनाई है, पेपर में ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल एरो 26 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं आप लोगों को ये इसलिए हर क्वेश्चन के साथ डेटा और डिकोडिंग और ये सब कुछ कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आपको फायदा देगा। अगरचे आगे जाकर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन साथ साथ जब आप लोग लिखेंगे ना, तो अगर वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन गया उससे, तो वो डेटा जो आप लोगों ने पहले से लिखा होगा वो आपको बहुत फायदा देगा कि आपको दोबारा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और आपको बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि एमटीकैट में टाइम का भी बहुत मसला होता है। तो इसलिए हर क्वेश्चन में पहली दफा जब पढ़ा करें ना, फुल फोकस के साथ और साथ साथ डेटा लिखा करें कि आप लोगों को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना हो। चाहे वो आगे जाकर ये पता चले कि ये तो बहुत ही सिंपल और कुछ और सवाल था, लेकिन डेटा आप लोगों को चाहिए कि आप साथ साथ लिखें। तो अब ये देखिए, कार इज मूविंग विद 26 किलोमीटर पर आवर, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द रोड इज, ये रोड है उसके रिस्पेक्ट स्पीड क्या है। तो ये जो 26 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं, किसके मुताबिक बोल रहे हैं, ये इसी रोड के मुताबिक है। इधर और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, दरख्त है, कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसी के मुताबिक 26 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं ना। तो ये छोटा सा टेक्निकल पॉइंट था, और मतलब टेक्निकल भी नहीं था, बहुत आसान था, इसमें तो कुछ वो नहीं है। हाँ, अगर होता कि ड्राइवर
जा रहा है अपनी बीवी के साथ, और his speed with respect to his wife is, तो वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तब वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि वो दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो इसमें तो कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं था। अगला सवाल है, ट्रॉली ऑफ मास 1 kg traveling at 3 meter per second collides with a second trolley which is stationary. On collision, the two trolleys join together and continue to travel in the original direction with a common speed of 1 meter per second. अच्छा, यू से हम वो कॉमन स्पीड डिनोट कर लेते हैं। ये 0 पे जा रही है, 0 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड, सही है। 1 kg और इसका मास फाइंड करना है हमने। अच्छा, ये इसके साथ कोलाइड हुई है, तो यहाँ पे दोनों एक साथ जो है जा रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी है u से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 1 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास m1 प्लस m2, 1 प्लस m2, इसका 1 है, इसका m2 है, 1 प्लस m2। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा अप्लाई होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, चाहे इलास्टिक को, चाहिए ना इलास्टिक को, कि यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम है वो बराबर होगा यहाँ के टोटल मोमेंटम से, के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक ही बॉडी मूव करी है, क्योंकि वो दोनों कंबाइन हो गए, एक ही बॉडी मूव करी है, तो हमने एक mv लिखा, ये भी mv ही है। P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, लेकिन इधर m दो मासेस है कंबाइन हुए हैं, तो इधर हमने m1 प्लस m2 लिखा, और v को हमने डिफरेंशिएट करने के लिए u लिखा है, और इधर दो अलग अलग बॉडीज है, इसलिए हमने दो अलग अलग m1 v1 m2 v2 लिखा है। तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसको तो आप काट दो। इसका है 3 1 3, 3 इज इक्वल टू, इधर आप m1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस m2, और u की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 मल्टीप्लाई किसी से भी करो वही आंसर आता है। तो 3 इज इक्वल टू ये, और m2 इज इक्वल टू 3, और 1 उधर चला जाएगा, 3 माइनस 1, m2 इज इक्वल टू 2। सिंपल। अभी हम जरा और भी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैंने बहुत ये टेक्निकल पॉइंट बताइए कि कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 12 टेस्ट आप लोग सारे देंगे, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। और आफ्टर दिस टेस्ट, मतलब आखिरी 2 जो फुल कोर्स टेस्ट होंगे, उसमें तो आप लोगों ने बहुत स्पीड प्रैक्टिस हुई होगी, जल्दी करोगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगला सवाल है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट attained by a projectile projected with initial velocity v naught is given by h इज इक्वल टू, इधर h जो है ना वो फुल वेलोसिटी फुल हाइट नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो इधर जो h है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो रिक्वायर ही वही है और वही पूछ रहा है आपसे। तो आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है उसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो फुल डिवाइडेड बाई 2 हाफ नहीं होती, तो हाफ आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टू इम्प्रूव हिज रिकॉर्ड अरशद नदीम मस्ट थ्रो द जेवलिन एट एन एंगल ऑफ, आप लोगों ने देखा होगा शहबाज शरीफ के विजन के थ्रू अरशद नदीम ने हमारे लिए जेवलिन थ्रो में मेडल जीता था ना, तो उसमें रेंज देखी जाती है कि कितना दूर वो आप फेंक रहे हैं जेवलिन। तो मैक्सिमम रेंज के लिए कौन सा एंगल होना चाहिए, 45। तो सिंपल है। नेक्स्ट है, बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड at 30 degree with horizontal.
30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो बॉल इज एयर बॉर्न फॉर, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मांग रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है और टाइम ऑफ फ्लाइट मांग रहा है। वी आई ये है और एंगल ये है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, तो वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो वैल्यूज पुट करें। अक्सर एमबीकेट्स के लिए मुश्किल वैल्यूज नहीं देते, ऐसी वैल्यूज देते हैं ना, अगर मुश्किल वैल्यू आए तो ऐसी वैल्यू देते हैं कि वो आसान बन जाए, कटिंग वगैरह हो जाए। तो इधर 98 को 2 से मल्टीप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है, 2 कट जाएगा तो 98 ऊपर है, नीचे जी मैंने बोला था कि 10 यूज़ करना है, लेकिन अपनी फ़ायदे के लिए, अपनी आसानी के लिए आप 9.8 भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऊपर 98 है और नीचे 9.8 है, तो अगर 9.8 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 98 बन जाएगा। तो मैं 9.8 इधर जी की वैल्यू यूज़ करूँगा, तो 10 इसका आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट है, a man throws ball vertically upward in a compartment of an accelerated train. The ball will fall. ये ट्रेन जा रही है, सही है। चलिए मैं आसानी के लिए गाड़ी बना देता हूँ। ये पूरा इवेंट ट्रेन के अंदर हो रहा है, लेकिन मैं आसानी के लिए बॉल को बाहर शो करूँगा। ये बॉल इधर आया है। अब हमने ये देखना है कि ये बॉल जो है इस बंदे के आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, साइड पे गिरेगा या इसके हाथों में गिरेगा। तो अगर इधर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती ना, ये तो आप लोगों को पता है कि प्रोजेक्टाइल में वी एक्स, जो प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल वेलोसिटी मिलती है वो कांस्टेंट होती है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और वर्टिकल वेलोसिटी, अब इस बंदे ने ऊपर फेंका है ना, तो बॉल इस तरह ट्रेवल करेगा क्योंकि आगे की भी वेलोसिटी गाड़ी की मदद से उसे मिली है, और इस बंदे ने जो ऊपर फेंकते हुए वर्टिकल वेलोसिटी दी है वो भी है। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो चेंज हो रही है जी की वजह से, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गाड़ी की वजह से जो इससे मिली है वो कांस्टेंट है। ये गाड़ी फॉर एग्जांपल 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये बंदा भी 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये बॉल भी 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। बॉल इसने फेंका है ऊपर, तो बॉल को वर्टिकल वेलोसिटी तो दी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल उसके बाद 30 है और वो कांस्टेंट है क्योंकि प्रोजेक्टाइल में वी एक्स कांस्टेंट होती है। तो अगर क्वेश्चन में होता है यूनिफॉर्म ट्रेन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रेन में, तो अगर आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम गाड़ी 30 मीटर पर सेकंड से जा रही होती और इधर आती, तो बॉल के पास भी 30 होती कांस्टेंट और इसके हाथों में गिरता। लेकिन इधर एक्सेलरेटेड ट्रेन है, बॉल इसने जब फेंका है ट्रेन में, तो बॉल के पास तो 30 है और वो कांस्टेंट है, लेकिन ये ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेटेड ट्रेन। तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो 30 से उसकी वेलोसिटी 40 हो गई है, लेकिन बॉल के पास 30 है, तो गाड़ी थोड़ी आगे होगी, ट्रेन में बंदा थोड़ा आगे होगा, लेकिन बॉल उसके पीछे गिर जाएगा, इसलिए इसमें आंसर है फॉल बिहाइंड। अच्छा, अब आप लोगों के शायद फेवरेट बैट्समैन का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता किसका फेवरेट है, बाबर आजम। तो उसका क्वेश्चन है कि बाबर आजम हिट द बॉल स्ट्रेट अप एंड इज कॉट बाय द फील्डर 2 सेकेंड्स लेटर। ये बॉल मारा है उसने और यहाँ पे कैच हो गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैच हो गया है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, फुल फ्लाइट की जो टाइम है वो 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड में बॉल उसके शॉट उसके बैट से निकला है और फील्डर के हाथों में आ गया। तो द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज, मैक्सिमम हाइट इस शॉट में क्या थी। तो एक तो लॉजिकल आंसर है इसका कि बाबर आजम इतना ऊपर शॉट नहीं मार सकता, तो जो सबसे लोएस्ट हाइट ऑप्शन है 4.9 वो आंसर है, लेकिन ऑब्वियसली हमने फुल सॉल्व करना है। तो ये तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, और आप लोगों को ये भी पता है कि हाइट गिवन है। तो इसका फॉर्मूला कैसे है, इसका फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला मुझे जो है याद नहीं रहते, मैंने आपको पहले भी बोला, क्योंकि आजकल मेरे दिमाग में कोडिंग चल रही होती है।
बिल्कुल यही फार्मूला है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बोली है कि हमेशा मैं वो इक्वेशन सेलेक्ट करूँगा ना जिसमें मेरे पास सारी क्वांटिटीज नॉन हो, और अगर कोई ऐसी इक्वेशन है ही नहीं जिसकी सारी क्वांटिटीज मुझे नॉन हो, तो मैं ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करूँगा जिसमें एटलीस्ट जिसमें एट द मोस्ट एक क्वांटिटी अननोन हो मेरे पास। कैसे, मैं बताता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल इधर सिर्फ उन्होंने हमें टाइम दिया है, टाइम ऑफ लाइट, सही है, और जी हमें कांस्टेंट पता है, तो हमें सिर्फ एक्सेलरेशन और टाइम पता है, सही है। अब मुझे ऐसी इक्वेशन यूज़ करनी होगी जिसमें मुझे सारी क्वांटिटीज नॉन हो, जो मुझे फाइंड करनी है उसकी सारी क्वांटिटीज नॉन हो, या फिर एटलीस्ट एट द मोस्ट एक अननोन हो। एक से ज़्यादा अननोन मुझे नहीं चाहिए, वरना वो इक्वेशन मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो इधर मैं देखता हूँ यार मुझे इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं पता, तो एक अननोन हो गया। मुझे एंगल भी नहीं पता, दूसरा अननोन हो गया। हाइट तो फाइंड करनी है ना, वो तो अननोन नहीं है, और जी तो नॉन है, जी का तो कोई मसला नहीं है। तो मेरे पास तो दो अननोन है, तो मतलब ये इक्वेशन मैं यूज़ नहीं कर सकता। और तो है ये केस प्रोजेक्टाइल का, लेकिन मैं ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, प्रोजेक्टाइल और ये सारी मोशन की इक्वेशन किससे डिराइव होती है? वो होती है थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन से ही डिराइव होती है। तो मैं ओजी इक्वेशन पे चला जाऊंगा, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। तो मैं अब इस पे चला जाऊंगा और इसकी मदद से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे ख्याल में ये सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है इस पूरे टेस्ट का। तो इस क्वेश्चन पे मैं प्रोजेक्टाइल की हाइट की इक्वेशन से निकल के मैं ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ मोशंस पे चला गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन का तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के लिए यूज होती है। अब इधर यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन आप कहोगे कि यार इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल भी है, तो ये हम कैसे यूज़ करें? हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है। हम इधर हॉरिजॉन्टल का हाइट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो ये बॉल ऊपर मूवमेंट कर रहा है ना, ये सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल इग्नोर कर दो। इस केस को आप ऐसा समझ लो कि ये ऐसा है जैसे हमने बॉल ऊपर फेंका है और नीचे आ गया है। तो ये केस हमने फाइंड करना है कि ऊपर से नीचे आया है 2 सेकंड में, तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी है। क्यों? क्योंकि इधर सिर्फ जो है जी एक्सेलरेशन है, और वो वर्टिकल वेलोसिटी भी सिर्फ एक्ट कर रही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का हाइट के साथ कोई काम ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दे, इसको ये केस समझ ले। तो इधर सिर्फ हाइट का काम वर्टिकल वेलोसिटी के साथ है, और वर्टिकली जो एक्सेलरेशन मौजूद है वो जी है, और हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है वी एक्स। तो इन सिंपल फॉर्म ये वाला केस है कि बॉल ऊपर गया और नीचे आया है 2 सेकंड में। अच्छा, 2 सेकंड में नीचे भी आया है, तो मतलब सिर्फ ऊपर गया है 1 सेकंड में। ऑब्वियसली ऊपर जाके नीचे आया है 2 सेकंड में, तो सिर्फ ऊपर गया है 1 सेकंड में। तो हमें टी पता चल गया, टाइम 1 सेकंड है, जी पता चल गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम 10 यूज करेंगे अभी। तो अब हम देखेंगे कि यार जी और जी इधर के लिए ए और टी मेरे पास है, तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ? या तो मुझे ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है जिसमें ये नॉन वैल्यूज तो हो ही हो, और दूसरा जिसमें सारी वैल्यू मेरे पास नॉन हो, और अगर सारी नहीं होती नॉन तो एट द मोस्ट एक अननोन हो, एक से ज़्यादा अननोन मुझे नहीं चाहिए। तो ए और टी इधर देखो, एक्सेलरेशन और टाइम इधर है, एक्सेलरेशन और टाइम इधर भी है, एक्सेलरेशन और टाइम इधर नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा क्रॉस। अच्छा, इधर वी आई अननोन है, एस तो फाइंड करना है ना, एस तो फाइंड करना है। इधर वी आई अननोन है, तो एक अननोन हो गया मेरे पास। अच्छा, इसको देखता हूँ, अगर इसमें सारे नॉन हुए तो फिर ये यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन यार इधर तो एस ही नहीं है जो मैंने फाइंड करना है। इधर एस मैंने फाइंड करना है ना, डिस्टेंस, तो इधर तो एस है ही नहीं, और इधर दो अननोन है, वी एस भी अननोन है, वी आई भी अननोन है। एक अननोन खैर है, इसको मैं किसी और इक्वेशन से फाइंड कर सकता हूँ एक अननोन को। जो वर्स्ट केस सिनेरियो होते हैं ना, उसमें यही होता है कि ऐसी इक्वेशन हो जिसमें एक अननोन हो, तो उस एक अननोन को आप किसी और इक्वेशन से फाइंड करो, और इस इक्वेशन में फिर वैल्यू पुट करो, और वही हमने करना है।
तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, इसको जो है किसी और इक्वेशन से फाइंड करना है और फिर इधर पुट करना है। तो इसको हम किस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, मोशन की इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं, इधर तो ए और टी है ही नहीं तो इधर ही हम पुट कर लेंगे। तो इधर पुट करते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यार दो अननोन है, कैसे फाइंड करें? तो यार ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि इम्पॉसिबल क्वेश्चन दो, ये दो नहीं है एक ही अननोन होगा, एक अननोन। हाँ वी एफ जो है नोन है, हमें कैसे नोन है? ऊपर इधर जब बॉल आएगा तो एट द मोमेंट स्टॉप हो जाएगा और हम सिर्फ जाते हुए की यहाँ से जाने वाला केस कंसिडर करें जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड है, वापसी तो कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो ऊपर जाके वो रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, एक्सेलरेशन माइनस जी है। जहाँ ऊपर रहा है वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, डायरेक्शन ऑपोजिट, माइनस साइन खुद ही आ जाएगा, जहाँ पे भी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस जी और टी, तो वी आई इज इक्वल टू जी टी, ये माइनस जी टी उधर जाएगा प्लस जी टी हो जाएगा। अच्छा जी 10 है, टी 1 है, 10 1 आर 10, इनिशियल वेलोसिटी है 10। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने यहाँ से फाइंड की है और अब इसमें पुट कर रहा हूँ, तो इसमें पुट कर ले एस इज इक्वल टू 10 1 प्लस 1/2 माइनस जी। याद से जहां भी डायरेक्शन अपोजिट होगी आप लोगों ने माइनस साइन लगा लेना है। 10 माइनस 1 स्क्वायर 1 और जी तो 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 माइनस 5, एस इज इक्वल टू 5। आंसर क्या है 4.9। इधर आप लोगों ने 9.8 यूज करके 4.9 निकालोगे, वो कैलकुलेशन मुश्किल होगी। 9.8 को डिवाइड करो 2 पे, ये करो वो करो, 10 यूज करके किया करो और 5 आंसर आया। ऑप्शन में क्या है 4.9, वो आंसर है, सिंपल। अच्छा अब नेक्स्ट सवाल है कि टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट इन डायरेक्शन 30 and 60। सही है, मैं अपने साथ डेटा लिख रहा हूँ। With respect to horizontal, obviously if they attain the same height, the ratio of their velocities of projection is, if they attain same height, ratio of their velocities of projection is, height का फॉर्मूला क्या है? वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अच्छा आई की जगह 1 कर देता हूँ, v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन नीचे v2 लिखा है क्योंकि एंगल डिफरेंट है ना, दूसरे इधर 1, पहले वाले का साइन दूसरे वाले का साइन डिवाइडेड बाई 2g, g के साथ नहीं क्योंकि g कांस्टेंट है। 2g कट गया, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज गिवन है तो ये भी नहीं कर सकता और एंगल्स डिफरेंट है ये भी नहीं कर सकता। तो v1 स्क्वायर रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज गिवन है ना, तो v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर, उसको रेशियो के फॉर्म में लिख लोगे और इधर आ जाएगा साइन 2 स्क्वायर थीटा, बल्कि थीटा भी नहीं, सेकेंड का क्या है 60, साइन 1 स्क्वायर 30, साइन 60 का स्क्वायर क्या है? साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और इसकी वैल्यू है 1/2, तो ये आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4, मतलब 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/1, 4 कट गया, 3/1, इसका आंसर आता है 3/1। तो इधर हम होल स्क्वायर ले लेंगे, ये कट जाएगा, तो v1/v2 आ जाएगा √3/1 आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आई डोंट थिंक कोई मसला होगा। तो when we kick a stone we get hurt, it happens due to reaction force। जब हमने जिस मोमेंट पे हमारा पाँव पत्थर से टच होता है
हम उस पर फोर्स लगाते हैं, उसी मोमेंट पे पाव हम पे पत्थर हम पे ऑपोजिट फोर्स लगाता है जिसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जो न्यूटन थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता है। तो उसी वजह से हमारा पाव दुखता है। मोमेंटम इधर जीरो है स्टोन का, तो उसका मोमेंटम हमें नहीं दुखा रहा, उसका इनर्शिया, उसका मास भी हमें नहीं दुखा रहा। मास एक सर्टन एंगल से आप देखें तो हाँ, भारी पत्थर हो उसका मास ज़्यादा होगा तो वो आपको ज़्यादा दुखाएगा, छोटा पत्थर आपको कम दुखाएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, परफेक्ट आंसर नहीं है। परफेक्ट आंसर ये है कि जिस मोमेंट पे आपने मारा है उसी मोमेंट पे वो भी आपको मार रहा है, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ एक्सप्लेन कर रहा है, और ये रिएक्शन फोर्स इसे कहते हैं, और ये इसका आंसर है इस एमसीक्यू का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्लेनेट है, अननोन प्लेनेट है, उधर साइंटिस्ट आ गए हैं, लैंड किया है साइंटिस्ट ने। अब इस साइंटिस्ट को यहाँ की इस प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है, और उसको कंपेयर भी करनी है अर्थ के साथ कि यार ये अर्थ की कंपैरिजन में इसकी ग्रेविटी कैसी है। तो अब ये कंफ्यूज है, ये कैसे करे। तो अब इसको इक्वेशन की गेम खेलना आता है। इक्वेशन की गेम क्या है? इक्वेशन की गेम्स का मतलब है कि जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, नई नई इन्वेंशंस करते हैं, ये ऑलरेडी जो मेड इक्वेशंस होती हैं ना, फॉर एग्जांपल न्यूटन की जो पहले से बनी हुई इक्वेशन है, उससे लोगों ने और भी नई नई इक्वेशन बनाई है। उसमें डेरावेशन, ये डेरावेशन जो हम करते हैं वो यही चीज़ होती है कि कुछ एक सेट ऑफ इक्वेशन आपके पास है, उससे आप और भी नई नई इक्वेशन, और सिर्फ इक्वेशन नहीं, उससे आप नई नई मेथड्स, नए नए इन्वेंशंस कर सकते हो। कैसे? और इधर इसी की एग्जांपल मैं आपको दूंगा, और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल में। रेंज की इक्वेशन फॉर एग्जांपल हमें पता है, उसकी इक्वेशन क्या है? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये रेंज की इक्वेशन है ना। अब इक्वेशन का मैजिक मैं आपको दिखाता हूँ। इसी इक्वेशन से मैं एक नया मेथड इन्वेंट करूँगा। क्या मेथड? टू फाइंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एन अननोन प्लैनेट। इस इक्वेशन से मैं एक नया मेथड इन्वेंट करता हूँ। तो कैसे? ये साइंटिस्ट मैं हूँ, मैं इधर गया हूँ और मुझे सिर्फ रेंज की इक्वेशन याद है, और मुझे इस प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है और अर्थ के साथ कंपेयर भी करनी है। तो मुझे इक्वेशन याद है, मैं कहता हूँ यार इस इक्वेशन के साथ मैं कोई गैम्बल करता हूँ, और इससे मैं एक नया मेथड इन्वेंट करता हूँ कि मैं जी की वैल्यू फाइंड कर सकूँ इस अननोन प्लेनेट की। तो मैं एक बॉल फेंकता हूँ और मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। तो मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब आएगा? जब एंगल 45 होगा। तो मैं 45 डिग्री पे मैं बॉल फेंकूंगा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दूंगा? 10 मीटर पर सेकेंड, अपनी आसानी के लिए कि 10 की कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। तो मैं उसकी रेंज सिर्फ कैलकुलेट कर लूँगा, जो कि आई 50 मीटर। तो ये मुझे पता चल गया, और मैंने इधर वैल्यूज पुट कर ली, जी उधर ले गया, जी के लिए फाइंड करना है ना। तो वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय आर। ये इक्वेशन थी, मैंने इसे नया मेथड इन्वेंट कर लिया। या आपके पास कोई भी अननोन प्लैनेट हो, आपको जी की वैल्यू फाइंड करनी हो, आप एक बॉल को 45 डिग्री के एंगल से फेंको, और इनिशियल वेलोसिटी नॉन इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंको, और रेंज फाइंड करो, तो आप उसकी जी की वैल्यू उस प्लैनेट की फाइंड कर लोगे। तो मैंने यही काम किया। जी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 साइन 245 90, 2 मल्टीप्लाई 45 90 साइन 91 के बराबर है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। रेंज क्या है? 50, 100 बाई 50 2, जी 2 है, और अर्थ की जी क्या है? 10, तो 10:2 5:1। तो रेशो ऑफ अर्थ टू दिस प्लैनेट 5:1 है, रेशो ऑफ जी ऑफ दिस प्लैनेट टू अर्थ 1:5 है। अच्छा, तो अभी मैंने डिस्कशन में लिखा भी था, पीडीएफ फाइल जो आप लोगों को मिली होगी, कि मैं एवरेज वेलोसिटी से आप लोगों को बहुत पॉइंट्स बताऊंगा, और 28 क्वेश्चन में भी एक एक्स्ट्रा और टेक्निकल क्वेश्चन है, और उसमें ये सारी चीज़ें किसी ना किसी उसमें यूज होंगी। अच्छा, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटीज के 5 जनरल केसेस है वो देखते हैं। सबसे सिंपल केस, एवरेज वेलोसिटी जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम होगी।
और ये जनरल डेफिनेशन भी यही है। तो इसका केस क्या बन सकता है नॉर्मल क्वेश्चन कि बॉडी कवर्स 100 meters in 10 seconds, तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 कर लोगे, 10 आंसर आ जाएगा। लेकिन इतनी सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, वो कोई टेक्निकल पॉइंट डालते हैं। फॉर एग्जांपल कि बॉडी कवर्स 100 meters इन अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ सर्कमफेरेंस 100। तो सर्कुलर ग्राउंड है और उसका सर्कमफेरेंस भी 100 है, मतलब उसने 100 मीटर कवर किए, तो मतलब वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो है। ये टेक्निकल पॉइंट हो गया। दूसरा टेक्निकल पॉइंट, फॉर एग्जांपल दूसरा टेक्निकल पॉइंट कि बॉडी कवर्स 100 meters इन 50 seconds and then rest for 10 seconds. What is the average velocity? तो आप 100 divided by 50 नहीं करेंगे, 100 ये नहीं करेंगे आप करेंगे 100 divided by 50 plus 10, क्योंकि वो 10 सेकंड उसने रेस्ट किया है, तो चाहे रेस्ट भी किया हो लेकिन टोटल टाइम में वो ऐड होगा। तो इस केस में 100 by 60 आंसर होगा या 5 by 3 आंसर होगा। ये कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स है। तो इस तरह के जरा चेंज एमसीक्यूज आएंगे। दूसरा केस, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है तो कांस्टेंट वेलोसिटी ही एवरेज वेलोसिटी होती है। मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जब चेंज नहीं हो रही तो एवरेज वेलोसिटी भी वही है। थर्ड केस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसका सवाल आ सकता है कि बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 40 seconds। 20 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ है 40 सेकेंड में। ये क्वेश्चन आ गया। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें सेकेंड या टाइम का कोई लेन देन ही नहीं है। आप लोगों ने सिंपल दोनों वेलोसिटीज को ऐड करना है, 60 + 20 80 और 80 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज वेलोसिटी होगी 40। ऐसे क्वेश्चन में ये हिसाब होता है। अब इक्वल डिस्टेंस एट डिफरेंट वेलोसिटीज, उसके लिए ये फॉर्मूला है। इसका एग्जांपल क्या है कि हम फॉर एग्जांपल पेशावर टू इस्लामाबाद जाते हैं। अब ये इक्वल डिस्टेंस है ना, तो हम कहते हैं कि यार पेशावर टू इस्लामाबाद जाने में वो 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और वापसी पे वो 70 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इक्वल डिस्टेंस है लेकिन डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। तो जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, वापस आ रहा है 70 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो इधर एवरेज वेलोसिटी होगी, क्या होगी, फॉर्मूले में पुट करेंगे, नहीं, इधर एवरेज वेलोसिटी जीरो है, वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ गए हैं ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। तो इधर एवरेज वेलोसिटी जीरो है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, फिर ये फॉर्मूला तब यूज होगा अगर क्वेश्चन में हो क्या बॉडी कवर्स 100 किलोमीटर with speed of 50 meter per second and then a body covers again 100 kilometer with a speed of 70 meter per second. What is the average velocity? ये यूज करोगे। अब unequal distances at different velocities, तो इधर पेशावर टू इस्लामाबाद वो आया है 50 मीटर पर सेकेंड से, और अगर कहे कि वो फिर दूसरे रास्ते से वापस पेशावर आया तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगी। और लेकिन अच्छा इसे चले छोड़े, ये जो मैंने केस बताया ना, इसकी एग्जांपल दी कि ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे कि अगर जनरल सवाल हो के 100 किलोमीटर इस स्पीड पे ट्रेवल किया और फिर 100 किलोमीटर इस स्पीड पे ट्रेवल किया, तो ये यूज होगा। लेकिन अगर सवाल में एवरेज स्पीड हो तो फिर इस वाली केस में भी ये फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि स्पीड में फिर डिस्टेंस हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम भी हो फिर भी हम कंसिडर करते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी को आप लोगों ने क्वेश्चन में देखना होगा कि अगर स्पीड की मांगी है या वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अनइक्वल डिस्टेंस एट डिफरेंट वेलोसिटी, इसका सवाल ऐसे हो सकता है कि अ बॉडी कवर्स 100 kilometer at speed of 50 meter per second and then a body covers 150 kilometer
एट स्पीड ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस, पहले 100 किलोमीटर उसने 50 के साथ ट्रेवल किया है और फिर 150 किलोमीटर उसने 70 के साथ ट्रेवल किया है। अनइक्वल डिस्टेंसेस एट डिफरेंट वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। और अगर पिशावर और इस्लामाबाद वाला केस हो जिस तरह ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और चूंकि इधर स्पीड है, ये मैं आपको फुल समझाता हूँ। हयान आप लोगों का मेंटोर पिशावर टू इस्लामाबाद जाता है, लेकिन आप लोगों की स्टडीज की टेंशन में वो जब वापस आ रहा होता है तो वो पिशावर से 50 किलोमीटर वेस्ट और चला जाता है। इस्लामाबाद ईस्ट पे है, ये ईस्ट वेस्ट भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इस्लामाबाद ईस्ट डायरेक्शन पे है, तो वापस जाता है तो फर्दर वेस्ट जो है 50 किलोमीटर और भी हयान चला जाता है। तो जाते हुए पिशावर टू इस्लामाबाद जाते हुए उसने 100 किलोमीटर कवर किया और इस्लामाबाद से वापसी पे वो 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया। तो सिर्फ वापसी पे, ये वापसी है, वापसी पे सिर्फ उसने 150 किलोमीटर ट्रेवल किया है, जाते हुए 100 ही किए। और चूंकि इधर स्पीड की डिस्कशन है तो हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल ये है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 50 है। इधर टोटल डिस्प्लेसमेंट 50 ही है, लेकिन इधर स्पीड की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। तो डिस्टेंस इधर 100 है, इधर 150 है। और अगर इधर वेलोसिटी होती तो हम 50 को टोटल टाइम पे डिवाइड करते। टाइम मैं फाइंड करके अभी देता हूँ आप लोगों को, लेकिन इधर स्पीड है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ बल्कि। तो हयान वापस आए है, 150 किलोमीटर ट्रेवल किया और डेटा क्या है कि जाते हुए 50 किलोमीटर पर आवर जा रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर जाते हुए। और वापसी पे इसकी एवरेज स्पीड क्या है ये मांगी है, ये मांगी है। और नेट एवरेज स्पीड गिवन है, क्या है 62.5, ये गिवन है। ये अगर ये गिवन ना होती और ये गिवन होती ना तो हम ये फॉर्मूला यूज करते और अभी भी कर सकते हैं। ये अननोन होगा, इसको आइसोलेट कर दे, इसको इधर ले आए, V2 के टर्म्स में इक्वेशन लिखे, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन और भी सिंपल है। इसमें वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। कैसे? अच्छा, तो वो वीडियो में जहाँ मसला आ गया था तो मैं दोबारा वही एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। 5 केसेस की तो आपको समझ आ गई होगी। और जो इस सवाल के मुताबिक मैंने आप लोगों को बताया कि ये फार्मूला इसी फार्मूला वाला केस है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट वेलोसिटी, लेकिन इधर ये अननोन है और ये गिवन है। तो इधर हम ये फार्मूला मैनिपुलेट करके इन टर्म्स ऑफ V2 लिखेंगे तब फाइंड करेंगे, लेकिन वो मुश्किल है। इधर जो है एक और टेक्निकल पॉइंट है और ये सवाल असल में है बहुत आसान, और ये सिर्फ V = S/T के फार्मूला से हो सकता है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए। और मैं सिर्फ इस फार्मूले से ये सवाल हल करूंगा, वो जो पहला फार्मूला मैंने लिखा था, आप लोग ने वो 5 केसेस फुल समझने हैं। तो ये कैसे, इधर पहले वैल्यूज आप लोग देख ले। D1 जो है वो है 100 किलोमीटर, जाते हुए 100 किलोमीटर कवर किया, इधर डिस्टेंस की बात हो रही है, विद वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। वापस आते हुए D2 150 किलोमीटर कवर किया विद वेलोसिटी ऑफ अननोन, वही गिवन है। और टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या है 62.5, और टोटल टाइम टेकन क्या है वो भी नहीं गिवन, जाने का टाइम भी नहीं गिवन, आने का टाइम भी नहीं गिवन, टाइम बिल्कुल गिवन ही नहीं है। तो इधर हम अब क्या करेंगे, इधर हम ये करेंगे कि सबसे पहले टाइम फाइंड करेंगे कि हमें टाइम पता चले, तो हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम पता चल जाएगा तो V2 हम आराम से निकाल लेंगे V = S/T से। तो टाइम के लिए सबसे पहले हम टोटल टाइम निकालते हैं। वो कैसे कि एवरेज वेलोसिटी आपको टोटल पता है और वो है टोटल डिस्टेंस, मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ लेकिन ये डिस्टेंस है, स्पीड है इसलिए, और टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है। S टोटल डिस्टेंस, T टोटल टाइम।
तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है 62.5 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या है 100 150 250 डिवाइड बाय टोटल टाइम t 62.5 इधर आ जाएगा t उधर चला जाएगा 6 4 24 और 2.5 4 10 तो 4 आ जाएगा 4 और ये किलोमीटर पर आवर है और वो किलोमीटर है तो 4 आवर आ जाएगा किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा टोटल टाइम टेकन फॉर दिस होल जर्नी इज 4 आवर। अच्छा अब हमें तो इसका टाइम चाहिए वापसी का टाइम चाहिए ताकि हम डिस्टेंस और टाइम की मदद से v2 निकाल सके तो वापसी की टाइम हमें चाहिए हमारे पास तो सिर्फ टोटल टाइम आया है तो वापसी का टाइम कैसे फाइंड करेंगे वापसी का टाइम हम फाइंड करेंगे टोटल टाइम माइनस जाने वाला टाइम गोइंग टाइम gt जाने वाला टाइम। अब जाने वाला टाइम तो बहुत आसान है उसकी डी भी डिस्टेंस भी गिवन है उसकी वेलोसिटी भी गिवन है डिस्टेंस भी गिवन है वेलोसिटी भी गिवन है उसका भी टाइम फाइंड कर लो आप कैसे t इज इक्वल टू एस बाई वी टी इज इक्वल टू एस बाई वी एस कितना है 100 v कितना है 50 55 2 10 2 आवर जाने का टाइम 2 घंटे है फुल टाइम 4 घंटे है तो वापसी का टाइम भी 2 घंटे 4 - 2 2 घंटे तो इधर आप पुट कर लो v इज इक्वल टू एस बाई टी ये भी वही फार्मूला है देखिए मैंने आपको कहा था एक फार्मूले से ये पूरा सवाल होगा v इज इक्वल टू एस बाई टी अभी v2 हम फाइंड करें s2 क्या है 150 है और t2 क्या है 2 आवर्स है तो 75 आंसर है इसका। ये पहली वीडियो है तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद टाइम आप लोगों को जब सारा प्रोसीजर और वो स्टेप्स की समझ आ जाएगी तो मैं भी जल्दी एक्सप्लेन करूँगा और आप लोगों को जल्दी समझ आएगी। अब हो सकता है कुछ लोग आप लोगों में बहुत बोर भी हो रहे होंगे कि बहुत सिंपल सवाल भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ लेकिन विद टाइम मेरी भी स्पीड इंक्रीज होगी और जो ज़रा वीक स्टूडेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ दिस टेक्निकल पॉइंट उनकी भी स्पीड इंक्रीज होगी इसलिए मैं अभी स्लो जा रहा हूँ और वेट अगले टेस्ट में मैं फिर ऐसा ऐसा स्पीड तेज करूँगा MCQs भी मुश्किल लाऊंगा और आखिरी 2 टेस्ट के MCQ सबसे मुश्किल होंगे क्योंकि इधर अगर आप वो सारे मुश्किल पॉइंट्स फेस कर लेंगे ना प्रैक्टिस टेस्ट में आपको सारी मुश्किलात का सामना अगर आप कर लेंगे टेस्ट के दौरान की कन्फ्यूज़न और टेक्निकल MCQs तो फिर पेपर में आपको वो मसला नहीं होगा इसीलिए कहते हैं कि अपनी सारी जो हार्डशिप्स है वो ट्रेनिंग में गुजार लिया करो कि फिर जब मैदान में आप उतरो तो आप डायरेक्ट अपनी ट्रॉफी के लिए उतरो तो सारी हार्डशिप आप लोगों ने ट्रेनिंग में गुजारनी है प्रैक्टिस टेस्ट में और MDCAT में आप लोग उतरोगे तो आप लोगों ने सिर्फ उधर उतरने हैं फॉर्मेलिटी के लिए कि बस ये जल्दी MCQs करो कि मुझे 190 नंबर मिले ऐसे तो अपना माइंड सेट विनर वाला रखना है। अगला MCQ है डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल इंक्रीज द रेंज बाय अच्छा इसका सिंपल फार्मूला है 1 + k डिवाइडेड बाय 100 होल पावर n - 1 1 + k डिवाइडेड बाय 100 होल पावर n - 1 मैं भी ये फार्मूला देख रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली 2 साल मुझे हो गया मैं अभी सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ GK में भूल जाता है बंदे से क्योंकि नए कोर्सेज बहुत आ जाते हैं लेकिन आप लोगों ने ये याद करने हैं मल्टीप्लाई बाय 100% सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट पे होता है ये ऑब्वियसली हम फॉर्मेलिटीज़ के लिए फार्मूला याद करेंगे लेकिन मेन चीज़ कॉन्सेप्ट बनाना है। अच्छा ये फार्मूला है इधर k क्या है परसेंटेज इंक्रीज और इधर n क्या है n रिलेशन में जो चीज़ इंक्रीज हुई है उसका रिक्वायर्ड चीज़ से रिलेशन। अच्छा अब ये क्वेश्चन क्या है कि डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी और क्या चीज़ रिक्वायर है विल इंक्रीज द रेंज। अच्छा रेंज और इनिशियल वेलोसिटी इसका फॉर्मूला क्या है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g यही फॉर्मूला है ना r का रिलेशन है v0 के साथ डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी विल इंक्रीज द रेंज हाउ मच % तो रेंज और इनिशियल वेलोसिटी का कंपैरिजन है फॉर्मूले से हमने इनका रिलेशन फाइंड कर लिया क्या है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर। तो इधर हमने जो चीज़ इंक्रीज हुई है ना उसकी पावर देखनी होती है वो n होती है जो चीज़ इंक्रीज हुई है v0 इंक्रीज हुआ है उसका
रिक्वायर जब 1 हो। अच्छा, अब मैं आपको एक और केस बताऊंगा, उसमें आप लोग देखिए। सॉरी, हाँ, ये एक और केस बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझे। डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी को पहले तो आप लोगों ने फॉर्मूले से इनका रिलेशन फाइंड कर लिया। इनका रिलेशन है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वेयर। तो आर की जो लीनियर पावर है उसका क्या रिलेशन है वी नॉट स्क्वेयर के साथ, तो वही रिलेशन है जो यहाँ पे है। हमने हमेशा रिक्वायर्ड जो वैल्यू होती है ना, इधर रेंज कितने परसेंट बढ़ा है ये हमें मालूम करना है, तो रेंज रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो इसकी लीनियर के साथ हमने जो चीज़ इंक्रीज हुई है उसका रिलेशन फाइंड करना है। इसकी लीनियर के साथ इसका वही वी नॉट स्क्वेयर का ही रिलेशन है, स्क्वेयर का। तो इधर एन स्क्वेयर है और के कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो डबल करने का मतलब होता है कि 100% इंक्रीज हो गया है, मतलब एक और बिल्कुल उतनी ही वेलोसिटी ऐड हो गई है इसके साथ। ट्रिपल का मतलब है कि 200% इंक्रीज हुआ है। हमेशा 9 टाइम्स इंक्रीज का मतलब है कि 800% इंक्रीज हुआ है। मतलब हमेशा जितने नंबर 9 टाइम्स हो तो एक कम कर लेना है 800%। डबल हो तो एक कम कर लेना है 100%। 2 से एक कम कर लेना है ना वो। तो ऐसे आप लोगों ने के की वैल्यू फाइंड करनी है। और एन की कैसे फाइंड करनी है कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसकी पावर लीनियर हो और उसका रिलेशन हमने चेक करना है जो चीज़ इंक्रीज हुई है उसके साथ, और फिर उस इंक्रीज वाली की पावर चेक करनी है। तो इधर तो ये है ही लीनियर, तो R1 मतलब R की पावर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर, और इधर जो चीज़ इंक्रीज हुई है उसकी पावर 2 है, तो इधर 2 आ जाएगा। इधर 2 है, इधर 100 है, और इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 2 स्क्वायर 4 4 - 3 300% आर इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब अगर ये फॉर्मूला ऐसे होता, ऐसे होता सपोज, तो इधर आप लोग देखते कि यार आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। तो आप लोगों ने यही नहीं करना था कि, और यही स्टेटमेंट होता कि डबलिंग इनिशियल वेलोसिटी विल इंक्रीज रेंज हाउ मच परसेंट, यही स्टेटमेंट होता, लेकिन फॉर्मूला इनका ये होता फॉर एग्जांपल। तो आप लोगों ने इधर n1 नहीं लेना था, आप लोगों ने इधर आर की पहले लीनियर पावर, ये तो पावर 1/2 है, आर अंडर रूट इज इक्वल टू आर पावर 1/2। इधर आपने स्क्वायर लेना था, इधर स्क्वायर लेना था, तो ये आ जाता, यही आ जाता। तो आर की लीनियर पावर के साथ आप लोगों ने जो चीज़ इंक्रीज हुई है इनिशियल वेलोसिटी उसका रिलेशन देखना है, और उस रिलेशन में फिर उस इंक्रीज वाली वैल्यू की पावर देखनी है। वो के है और एन जो है वो एन है, और के जो है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है 800%, डबल हुआ है 100%, ट्रिपल हुआ है 200%। अगला एमसीक्यू है, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज डबल देन इट्स इफेक्ट ऑन रेंज विल बी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डबल हो गया है, मतलब 2 मल्टीप्लाई करो तो 4 हो गया है, सही है, 4 sin 4 थीटा हो गया है फॉर एग्जांपल। तो एंगल्स में तो स्पेशली साइन कॉस टेंजेंट में, एंगल में तो आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। 30 में कभी 30 में ज़्यादा होगा, 60 में कम हो जाएगा, फिर 60 में कम होगा, 80 में और कम हो जाएगा, फिर 85 में ज़्यादा हो जाएगा। एंगल्स में आप कभी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए इसका ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन। साइन और कॉस 0 to 90 में कभी इंक्रीज होंगे कभी डिक्रीज, वेरिएबल है, उसका कोई फिक्स पैटर्न एंगल्स का नहीं होता। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू 31, इन कोलिजन डैश मस्ट बी कंजर्व। तो ये तो बहुत ही आसान है, इलास्टिक में भी इन इलास्टिक में भी मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, और सिर्फ इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो इधर सिर्फ कोलिजन आई है, मतलब दोनों का जिक्र है, तो सिर्फ कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ए ऑप्शन मोमेंटम।
32. Two bodies A and B, each of mass 5 kg, are moving towards each other with a velocity of 12 and 14 meter. ये भी 5 का है, ये भी 5 का है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है। यहाँ से टक्कर मार के बी बॉडी, ये है बी बॉडी जो है 14 के साथ जा रही है, ए 12 के साथ, सही है। बी दोनों का मास 5 है, बी टक्कर मार के इधर आ जाती है, 5 kg की है, वेलोसिटी बताओ। और ए की वेलोसिटी गिवन नहीं है, लेकिन ए का भी ये हिसाब है, ए टकरा के इधर गई, बी टकरा के इधर आई, सही है। दोनों का मास 5 है और इनिशियल वेलोसिटी ए की 12 है, इसकी 14, बी की फाइनल क्या होगी। तो अगर यहाँ पे स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़े तो इधर सिर्फ मैंने एक छोटी सी ट्रिक की है, वो ये की है मैंने कि मैंने बोला आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विल बी। तो इन इलास्टिक के बाद हमें कुछ नहीं पता क्या होगी। वो जो आप लोगों ने सुना है कि जब मासेस सेम हो तो कोलिजन के बाद वो उनकी वेलोसिटी जो है एक्सचेंज हो जाती है, वो इलास्टिक में होती है। अभी अगर यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होती तो कोलिजन के बाद बी 12 हो जाती है और ए 14 हो जाती, लेकिन ये इन इलास्टिक है तो वी कैन नॉट से एनीथिंग, तो इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगला, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉल द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th and 5th सेकेंड, सिंपल फार्मूला है 2n1 - 1 2n2 - 1। तो इधर 4th and 5th सेकेंड है, मतलब n1 की जगह 4, n2 की जगह 5। क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन हो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इन 2nd and 7th सेकेंड, तो इधर 2 लिखते इधर 7 और निकाल देते आप लोग, बहुत ही आसान। अगला है ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, बहुत ही आसान। मोमेंटम आपको पता है P = mv, मतलब kg मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल टू F मल्टीप्लाई डेल्टा टी, और F न्यूटन है, डेल्टा टी सेकेंड है। इसको आप kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए, एक सेकेंड इसके साथ कट जाएगा और यही चीज़ आपके पास वापस आ जाएगी। अच्छा, अगला है मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड्स द टाइम ऑफ कोलिजन हेंस डिक्रीजिंग द, क्या, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इसका नाम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ही निकला है कि किसी भी इवेंट में मोमेंटम हमेशा इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, चाहे इम्पल्स जितना भी हो, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इम्पल्स और मोमेंटम में बहुत ही ट्रिकी डिफरेंस है, लेकिन वो आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। इधर आप लोगों को सिर्फ ये समझना है कि इम्पल्स का ये फॉर्मूला है, और ये जो है चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है ना, तो चेंज इन मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और जो भी इवेंट्स में चेंजेस होती है ना, वो सिर्फ एफ और टी को अफेक्ट करती है। तो फॉर इसकी मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये फर्श है मेरे सामने, मैं इधर गिरता हूँ तो मुझे लगेगी बहुत ज़ोर की, लेकिन अगर इधर मैं फोम बिछा लूँ या कोई नरम सरफेस हो, उधर मैं गिरूँ तो मुझे नहीं लगेगी इतनी। क्यों? उसकी वजह ये है कि दोनों केसेस में मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ये सेम होगा, ये फॉर एग्जांपल 10 ही होगा दोनों केसेस में। लेकिन होता ये है कि पहले केस में रिजिड बॉडी है, फर्श है, तो मैं लगाऊँ तो वो टाइम ऑफ कोलिजन बहुत कम था, तो मुझे फोर्स ज़्यादा लगी है उससे। दूसरे केस में फोम है, तो जब मैं फोम पे गिरा हूँ तो वो फोम, जब मैं उसके साथ टच हो गया ना, तो वो फोम अंदर गया है, मैं भी साथ अंदर गया हूँ, तो वो टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। तो ये टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये कम हो जाती है। तो इसीलिए फोम पे मुझे फोर्स कम लगेगी, मतलब मुझे दर्द कम होगा, रिएक्शन फोर्स मुझे कम लगेगी। पिछले में हमने रिएक्शन फोर्स भी पढ़ा, तो ये हिसाब होता है इधर। तो इसका आंसर है फोर्स एक्टिंग कम हो जाती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है एन S-400 मिसाइल, जो कि इंडिया दावा करता है उन्होंने इसके थ्रू हमारे बहुत ड्रोन्स पकड़े, हवा में उड़ा दिए थे।
तो चलो मान ही लेते हैं उसे, या आप लोगों की मर्जी है। तो वो मिसाइल फायर करते हैं एट एन एंगल ऑफ, वही प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, सही है। साथ साथ हम डेटा लिख रहे हैं। विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई, सही है। एट द हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी का तो आप लोगों को पता है, फॉर्मूला है 1/2 mv², सही है। अच्छा, इधर जो इसने इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है मिसाइल को, तो 45 तो आप लोगों को पता है ना डिग्री है। इधर इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किए, जिस मोमेंट पे थ्रो किया है ना, उस वक्त वेलोसिटी v उसने दी है, इनिशियल वेलोसिटी v दी है, सही है। अभी जब ये वहाँ से उसके मिसाइल फायर हो गया है, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, ऐसा ही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। वर्टिकल वेलोसिटी इसकी ज़्यादा कम होगी, क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो कि g है वो मौजूद है, इधर जो कि g है वो मौजूद है। इसकी काइनेटिक एनर्जी किसी भी मोमेंट पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी होगी, प्लस वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी साथ होगी। और वर्टिकल वेलोसिटी जी की मदद से चेंज हो रही होगी, क्योंकि जी उस पर एक्ट कर रही है कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पे जो उसको वेलोसिटी मिली है वो थ्रू आउट, इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो थ्रू आउट इसके साथ रहेगा, लेकिन इसका वर्टिकल पार्ट जो है वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन जी। लेकिन इन्होंने कहा है एट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट में अगर हम सोचे तो वहाँ पे तो एट मोमेंटेरीली जो है ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो जब वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे रुक जाती है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मौजूद रहेगी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इसको शुरू में वेलोसिटी मिली है उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा, सिर्फ शुरू में इसको जो वेलोसिटी मिली है ना इस डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल में, उसका vx कंपोनेंट टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है और उसका vy कंपोनेंट टुवर्ड्स वर्टिकल एक्ट कर रहा है, और ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, और ये चेंज होता रहेगा g की वजह से। तो हमने जब देखा कि यार हाईएस्ट पॉइंट पे तो vy 0 होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ इसकी वजह से होगी। तो 1/2 mvx² सिर्फ होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, ये शुरू में उसको मिली थी और ये उसको सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट में होगी। तो vx का फॉर्मूला क्या है, v cos थीटा, cos 45 1/√2, 1/√2 v² पे v पे स्क्वायर आ गया, cos थीटा cos 45 पे जो कि 1/√2 पे स्क्वायर आ गया, तो ये आ जाएगा 1/2 mv², जिसको मैं सर्कल में बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये आ जाएगा 1/2, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे ओरिजिनल के हाफ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओल्ड काइनेटिक एनर्जी।